बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना वही टॉपिक ड्रग ऑफ एब्यूज़ को कैरी ऑन करेंगे और आज हम ट्राई करेंगे कि हम इसको फिनिश करें इस पार्ट में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं निकोटीन, जो कि बहुत कॉमन है और बहुत कॉमनली इसका एब्यूज़ भी होता है और एडिक्शन भी है इसकी। और अभी तक इसकी सबसे ज़्यादा एडिक्शन लोगों में पाई जाती है। आप जानते हैं कि स्मोकिंग सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो एडिक्शन टू निकोटीन exceeds all other form of addiction, touching more than 50% of all adult in some countries. Nicotine exposure occur primarily through smoking of the tobacco, which cause the associated diseases and that are responsible for many preventable deaths. ठीक है। Chronic use of chewing tobacco and snuff tobacco is also addictive, लेकिन यूजुअली वो कम है। सबसे कॉमन फॉर्म जो टोबैको या निकोटीन की जो एडिक्शन की है या डिपेंडेंस की है वो स्मोकिंग ही है। And nicotine withdrawal is mild compared with the opioid withdrawal and involve irritability and sleep problem. However, nicotine is among most addictive drug and relapse after attempted cessation is very very common. इतना कॉमन है ना निकोटीन के केसेस में कि लोग इसको विड्रॉ कर देते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं और उस विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन इवन देन कंट्रोल करने के बावजूद इसका रिलैप्स बहुत कॉमन है। और बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं कि जो उसको इसका विड्रॉ होने के बाद दोबारा रिलैप्स की तरफ जाते हैं और दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को इनके सारे इफ़ेक्ट्स पता हैं कि इनके इफ़ेक्ट्स सीनस पे क्या हैं, कार्डियोवैस्कुलर पे क्या है, रेस्पिरेशन पे क्या है, जीआईटी मोटिलिटी को निकोटीन डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े इफ़ेक्ट्स आप लोग देख लीजिए। मैं इस वक्त यहाँ ट्रीटमेंट की बात करूँगी। और ट्रीटमेंट फॉर निकोटीन एडिक्शन इंक्लूड निकोटीन इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ स्लोली एब्जॉर्ब एंड सेवरल अदर ड्रग्स। आपको मालूम है कि इसके बहुत सारे पैचेस भी अवेलेबल होते हैं और ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं इनहेल्ड फॉर्म में, या इनकी बबल्स आती हैं और इनके निकोटीन ही को यूज़ किया जाता है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर यही बात कहूँगी कि ये वाले ट्रीटमेंट्स पेशेंट्स जो हैं इनको वापस रिलैप्सिंग की तरफ आ जाते हैं और यूजुअली इतने सक्सेसफुल नहीं रहते। कुछ पेशेंट्स में जो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस के तहत इनको लेकर चलते हैं, वहाँ पर ये केसेस सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। Many countries have banned smoking in public places to create smoke-free environment. This important step not only reduce the passive smoking and hazard of second-hand smoke, ठीक है, secondary smoking, but also the risk that ex-smoker will be exposed to smoke, which as a contextual cue may trigger the relapse. ठीक है, इन तमाम वजह से पब्लिक प्लेसेस पे इनको बैन किया जाता है क्योंकि जो लोग एक्स स्मोकर्स हैं वो फिर इनकी वजह से इसके स्मोक से दोबारा एडिक्टेड हो सकते हैं। और आपको पता है कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग या जो ये जो सेकेंडरी स्मोकिंग है, प्राइमरी स्मोकर्स तो खुद हो गए जो कर रहे हैं, सेकेंडरी जो उस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं उसके भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथएम्फेटामीन और MDMA कहते हैं, और ये बहुत कॉमन है एक्सटेजी के नाम से और मॉली के नाम से। इसकी हैलोसेनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं और सेरोटोनिन रिलीजिंग इफ़ेक्ट्स हैं, और अक्सर हम इनको सेरोटोनिन सिंड्रोम भी कहते हैं, यानी सेरोटोनिन रिलीजिंग इफ़ेक्ट्स जो आ रहे होते हैं। तो इंटरनेट इज़ replete with warnings to drink plenty of water while using ecstasy, and indeed some of early death associated with MDMA toxicity involve dehydration as well as renal. Okay, like many amphetamines, MDMA can cause bruxism, जिसे आप टीथ ग्राइंडिंग कहते हैं, एंड ट्रिस्मस, जिसको आप जॉ क्लेंचिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये इनकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं। एंड अमंग द मोस्ट डिस्टर्बिंग प्रॉपर्टीज ऑफ MDMA अब्यूज इज इट्स propensity to cause profound hyperthermia, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड मूवमेंट डिसऑर्डर, जिनको हम सेरोटोनिन सिंड्रोम कहते हैं, जो मैंने इनिशियली आपको बताया। ये सब सेरोटोनिन के बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से ये मसले मसाइल आते हैं। और आप देखें कि यूजुअली हाइपरथर्मिया हर एक के साथ ही एक रीज़न आ जाता है इनके वेजो कंस्ट्रिक्शन वाले इफ़ेक्ट की वजह से, प्लस जो इनके CNS का स्टिमुलेशन इफ़ेक्ट है जहाँ से ये हीट की बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप? एक्सटेसी की MDMA टॉक्सिसिटी अगर हो जाएगी
ठीक है। बी अंडरटेकन विद द नॉलेज दैट लाइक ऑल स्ट्रीट ड्रग एडल्ट्रेंट एंड कॉन्जेस्टेंट्स आर लाइकली टू इन्वॉल्व। अच्छा, आपको पता है कि इन सारी चीज़ों के अंदर एडल्ट्रेशन भी होती है। आप देखें कि जो कोकेन है, कोकेन के अंदर मुख्तलिफ मटीरियल की और इन एजेंट्स में भी एडल्ट्रेशन की जाती है। और स्ट्रीट में ये जितने भी जो ये पेशेंट्स हैं या ये जितने भी एडिक्टिव्स लोग होते हैं, ये बैठे हुए होते हैं, इनको जो बाकायदा वो सेल आउट किए जाते हैं, वो एडल्ट्रेंट मिला के उसका बल्क इंक्रीज़ करने से दिए जाते हैं। तो जब इन एजेंट्स की टॉक्सिसिटी आती है ना, कोकेन हो, मॉली हो या XYZ कोई भी हो, एम्फेटामीन्स हो, तो वो टॉक्सिसिटी एक तो एजेंट्स की वजह से इटसेल्फ आ रही होती है, प्लस जो एडल्ट्रेंट हमने ऐड किए हुए होते हैं ना, जो ये लोग एडल्ट्रेंट ऐड करके उसका बल्क इंक्रीज़ करके अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, उन एडल्ट्रेंट्स की भी टॉक्सिसिटी बीच में आ रही होती है, और इसलिए इनकी टॉक्सिसिटी को मैनेज करना एक इंतहाई मुश्किल काम होता है। ठीक है। अगेन सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास होता है बेंजोडाइजेपीन्स का, जो कि सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एजेंट्स हैं, पेशेंट को कूल करते हैं, काम करते हैं, और हाइपरथर्मिया को आप ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को कूल करके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के ज़रिए। और इसके अलावा आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर सकते हैं ताकि उसकी मूवमेंट और हीट जनरेशन को कंट्रोल करें। इसके अलावा सिप्रोहेप्टाडीन जो है ये सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है, और ये सेरोटोनिन सिंड्रोम में काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ है। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन ये है कि ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओरली अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन सिंड्रोम आ गया है, बहुत ज़्यादा वो टॉक्सिसिटी उसको अपीयर हो गई है इन एजेंट्स की, सेरोटोनिन सिंड्रोम आ रहा है, बहुत हाइपरथर्मिया हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस है, आप ओरल रूट का क्या करेंगे? व्हाट यू पीपल विल डू विद ओरल रूट? आपको तो उस वक्त IV रूट चाहिए। ठीक है, तो ये एक इसका प्रॉब्लम आ जाता है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हम कुछ हेलोसिनोजेंस को देखेंगे। मैंने इनको इसको काफ़ी शॉर्ट करने की कोशिश किया है। और हेलोसिनोजेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो LSD है। इसके अलावा मैरिजुआना है और सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स भी हैं। तो सबसे पहले हम लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड को देखते हैं, LSD के नाम से। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और आप ये पढ़ लीजिएगा कि ये हेलोसिनोजेंस की क्लास में से है। इसको एर्गोट से 1938 में डॉक्टर एल्बर्ट ने डेवलप किया था, और डॉक्टर टाइमोनी लैरी की वजह से, जो कि एक हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने यंग पीपल में इनको बहुत ज़्यादा इंड्यूस करवाया। और ये पोटेंट पार्शियल एगोनिस्ट है 5-HT2A रिसेप्टर्स का। आपको पता है कि 5-HT के बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, उनकी सब टाइप्स हैं। कलरफुल हेलुसिनेशंस पेशेंट्स को आती हैं, और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्लीप डिस्टर्बेंस की, एनजाइटी की, और अगेन टॉलरेंस डेवलप हो सकती है डाउन रेगुलेशन होने की वजह से। ठीक है। और मैरिजुआना को अगर हम देखें तो ये भी 10,000 ईयर्स से कैनबिस यूज़ हो रहे हैं। चाइनीज़ इनको यूज़ किया करते थे अपने बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन उसके बावजूद इनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, और फिर इनका मिस यूज़ होने लग गया, फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज एलिसिट ड्रग। एंड न्यू यूज़र्स जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करते हैं। और ख़ास तौर पर जो इसका मेन एल्कलॉइड है जो कि साइको एक्टिव है, वो ये 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल होता है, THC, जिसकी वजह से यूजुअली इसकी टॉक्सिसिटी आती है। ठीक है। इसकी और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, बट आई हैव ट्राइड टू शॉर्ट द सिलेबस, क्योंकि आपका कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स में अगर आप लोग आ जाएँ तो सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स आर सोल्ड ओवर द इंटरनेट और इन हेड शॉप्स, और बहुत ज़्यादा इनकी भी कंजप्शन है। और इसके अलावा आप देखेंगे अगर K2 के नाम से या स्पाइस के नाम से ये अवेलेबल हैं। इनके सिम्पैथोमिमेटिक इफ़ेक्ट्स आते हैं टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, और एक्सट्रीम हैलुसिनेशंस जो हैं वो भी इनके इस्तेमाल के साथ रिपोर्टेड होती हैं। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इथेनॉल, अल्कोहल। ठीक है। आप इसको खुद पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं इसको कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये सिर्फ रीडिंग की हैं। ये कलरलेस होता है, क्लियर लिक्विड होता है, आपने अपनी लैब्स में भी देखा होगा। हाइड्रोक्सीलेटेड हाइड्रोकार्बन है, प्रोडक्ट है फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट, ग्रेन, वेजिटेबल्स का। और फैटो ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स जो है उसका मेजर कॉज है, ड्राउनिंग्स का, फैटल फॉल्स का, एंड अदर रिलेटेड फैक्टर इन हॉस्पिटल एडमिशन्स में। अल्कोहल इज़ द मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड सब्सटेंस इन द मॉडर्न सोसाइटी। वहाँ पर एक निकोटीन याद रखिएगा और एक अल्कोहल। नंबर 1 पे अल्कोहल है, नंबर 2 पे निकोटीन है, याद रखिएगा। जो इनकी डिपेंडेंसी या अब्यूज सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पे अल्कोहल, नंबर 2 पे निकोटीन। ठीक है।
और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसके इस्तेमाल से 10 to 15 ईयर्स तक डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। It is thought that ethanol exerts its desired and toxic effect through several mechanisms, including enhancing the effect of inhibitory neurotransmitter GABA, इसके अलावा releasing of the endogenous opioid and altering the levels of serotonin as well as dopamine. Ethanol selective CNS depressant है low doses पे, resulting in decreased inhibition and the characteristic liquefaciousness of drunken behavior, ठीक है। हाई डोजेस के ऊपर क्या होता है कि ये CNS डिप्रेसेंट ही होता है, लेकिन कोमा और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी करा सकता है। ये मेटाबोलाइज होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से एसिटल्डिहाइड में, और फिर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज से मेटाबोलाइज होता है एसीटेट में लिवर के अंदर। और ख़ास तौर पर इसकी इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब हम वहाँ पढ़े रहे थे अपना फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स अपनी फार्मेकोकाइनेटिक्स में आपके पिछले ईयर में, तो मैंने बताया था कि अल्कोहल ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स या एलिमिनेशन को फॉलो करता है। और आपको पता है कि ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन क्या होती है, तो ये इसकी रेशो होती है 15 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर आवर इसका एक्सक्रीटर, यानी एक कांस्टेंट अमाउंट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। क्रॉनिक इथेनॉल अब्यूज़ कैन कॉज प्रोफाउंड, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, हेपेटिक कार्डियोवैस्कुलर सॉरी बच्चों, pulmonary, hematologic, endocrine, metabolic, CNS damage. Sudden cessation of ethanol ingestion in heavy drinker can precipitate withdrawal manifested by tachycardia, sweating, tremor, anxiety, agitation, hallucination, convulsions. And alcohol withdrawal is, remember, life-threatening situation that should be medically managed विथ सिम्टोमेटिक या सपोर्टिव केयर। इसके अलावा बेंजोडाइज़ेपीन एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है, और लॉन्ग टर्म एडिक्शन ट्रीटमेंट से अक्सर जो इनके अल्कोहल डिपेंडेंस में जो ड्रग्स यूज़ हो रही होती हैं वो डाइसल्फिराम, नेल्ट्रेक्सोन और एकैम्प्रोसेट शामिल हैं, ठीक है। इन ड्रग्स की भी आगे काफ़ी डिटेल है, लेकिन मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया है, टॉपिक को शॉर्ट करने की कोशिश की है। आप इनकी टॉक्सिसिटी, इनके इफ़ेक्ट्स, इनकी एडिक्शन और इन 3 ड्रग्स के नाम याद कर लीजिए, और इस तरह से ये चैप्टर आपका आज वाइंड अप हो गया। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।